नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। किसान भाइयों, बढ़ते तापमान का सीधा असर फसलों के उत्पादन और पशुओं की सेहत पर पड़ सकता है। इसलिए तेजी से बढ़ते तापमान के चलते किस प्रकार से करें फसलों और पशुओं का प्रबंधन ताकि इनके उत्पादन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़े, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं NDRI करनाल के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार। ऐसा है कि ये जो अभी आजकल हम जो देख रहे हैं कि तापमान एकाएक थोड़ी वृद्धि हुई थी। अभी 4 दिन पहले थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा था, लेकिन अब आजकल थोड़ा सा 19 हुआ है। तो इसमें हम किसान भाइयों को एक ये सलाह ज़रूर देंगे कि वर्तमान में जो रबी मौसम की जो फसलें खड़ी हैं, इनमें ख़ास तौर से जैसे गेहूँ, तो गेहूँ में क्या है कि तापमान बढ़ने से एक ऐसा अंदेशा आया था कि लगता है कि हमारी उत्पादन क्षमता गिरेगी और दाने का भार कम हो जाएगा, क्योंकि पकाव की अवस्था में है और तापमान बढ़ने से उसमें क्या है, थोड़ा एकाएक एक टर्मिनल हीट जैसी स्थिति आती है। गर्मी का आरंभ प्रचंड है। मौसम के मिजाज ऐसे हैं कि बीते वर्ष की तुलना में गर्मी इस बार 12 से 15 दिन पहले आ गई है। सप्ताह दर सप्ताह तापमान में करीब 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तापमान का पारा बढ़ने से सीधा असर दिखाई देने लगा है। इस बार गर्मी काफी जल्दी आई है। जो गर्मी अप्रैल महीने में आने वाली थी, उसका असर मार्च महीने से ही दिखने लगा है, जिसके चलते इसका प्रभाव फसलों के साथ साथ पशुओं पर भी देखा जा रहा है। इससे बचाव के आसान उपायों को अपनाकर किसान फसलों को इस समस्या से बचा सकते हैं। इस समय दाना भराव की अवस्था चल रही है, फ्लावरिंग की स्टेज के आगे की जो होती है, और उसमें क्या है कि पोटेशियम क्लोराइड या MOP का 200 ग्राम ये लेकर के और 100 लीटर पानी में घोल के एक सोल्यूशन बना के 15-15 दिन के अंतराल पर अगर छिड़काव करते हैं तो ये बढ़ते तापमान से जो है काफ़ी इसमें जो है सहायता मिलती है, उसका प्रभाव कम होता है। सिंचाई की जहाँ तक बात है तो सिंचाई एकदम, अगर जैसे गेहूँ की फसल में थोड़ी सूखे की स्थिति है तो उसमें सिंचाई वैसी न करें और मध्यम स्तर का जो नमी का स्तर है उसको बनाए रखें। प्रदेश के बहुत से किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन का कार्य करते हैं। इस बार गर्मी काफी जल्दी आई है, इसका असर पशुओं पर ना पड़े, इसके लिए पशुपालक कुछ उपायों को अपनाकर डेयरी पशुओं से अच्छा दूध उत्पादन ले सकते हैं। पशुओं के लिए तो ये जो तापमान में उतार चढ़ाव है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इस बार गर्मी जो है ज़्यादा पड़ेगी। ये तो फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव आते हैं, और लेकिन यदि अगर पड़ती भी है तो हमें मानसिक तौर पर इस बात के लिए तैयार रहना है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से ये सब चीज़ें आ रही हैं कि पशु भी तापमान बढ़ने पर, पशुधन भी वैसा ही महसूस करता है जैसे हम लोग महसूस करते हैं। तो बड़ा लाजमी है कि उनके दुग्ध उत्पादन में क्षमता में थोड़ी कमी आती है, दूध कम हो जाता है, सुबह कम हो जाता है, तो शाम को भी कम हो जाता है तापमान ज़्यादा बढ़े रहने से। तो ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं कि सभी किसान भाई जो पशुपालक हैं, एक तो छायादार प्रबंध रखें, छायादार स्थान का। दूसरा, स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें, स्वच्छ जल जो है पीने के लिए उपलब्ध कराएं, और थोड़ा सा जब गर्मी के मौसम में अगर तापमान बढ़ता भी है तो उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके और पानी को पिलाएं, जिससे कि उसके जो तापमान बढ़ने से जो गर्मी की स्थिति में थोड़े लवणों का जो कमी आती है संतुलन में, पशु के शरीर में, पशु की जो कार्यकी है उसमें ये चीज़ें बड़ा बैलेंस करती हैं, बड़ा समन्वय स्थापित करती हैं। प्रदेश के जिन किसान भाइयों के खेत खाली हो गए हैं या आने वाले दिनों में खाली हो जाएंगे और उनके पास सिंचाई की सुविधा है, वो किसान कम समय अवधि की फसलें जैसे मूंग, उड़द लगाकर अतिरिक्त आमदनी ले सकते हैं। इसके अलावा हरी खाद की फसलें, सनई, ढेंचा की बुआई करके खेत की उर्वरता बढ़ा सकते हैं। जो किसान भाई अभी जैसे गेहूं की फसल कटेगी और कई जगह ऐसी खेत होते हैं, एरिया हैं जहां पर के उपलब्ध नमी इतनी पर्याप्त रहती है कि उसको हम जो है अगली फसल के लिए उपयोग करें, तो ख़ास तौर से क्योंकि गेहूं कटने के बाद उसमें जो है ग्रीष्मकालीन मूंग की बुवाई करें। दूसरे जहां सरसों कट गई हैं और खेत में इतनी नमी है पर्याप्त कि हमारी बुवाई हो सकती है, तो मूंग की बुवाई ज़रूर करें।
उससे क्या है कि एक जो 60-65 दिन का टाइम आता है, इसमें एक अतिरिक्त आय का स्रोत बनता है और साथ ही साथ हमारी जो माटी है खेत की, उसकी उर्वरता स्तर माने मृदा स्वास्थ्य कुल मिला करके बड़ा संतुलन रहता है और बड़ा सुधार आता है। अगले जो फसल जो मौसम आने वाला है खरीफ में, चौमासे में धान का, उसके लिए खेतों की तैयारियां और हरी खाद और ढेंचा की बुवाई, इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। एक चीज़ तो मान के चलें कि तापमान में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी न मान लें कि आगे बहुत भारी भरकम गर्मी पड़ेगी। पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती। अपने राज्य के जिन किसानों के खेत रबी फसलों की कटाई के बाद खाली हो गए हैं और जो किसान खरबूजा की खेती करना चाहते हैं, वे किसान उन्नतशील किस्मों का चयन करते हुए शीघ्र बुआई कर लें। तो आप किस प्रकार से करें खरबूजा की वैज्ञानिक तकनीक से खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। किसान भाई, वर्तमान समय में जो है एक प्रमुख फसल जो है ग्रीष्मकालीन खरबूजे की खेती। तो आज मैं आपको खरबूजे की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार कर सकते हैं उसकी जानकारी दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी किस्मों की, कि इसके जो खरबूजे की फसल है उसमें कौन कौन सी किस्मों का चयन जो है कृषकों को करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूसा सरबती, जो है ये शीघ्र पकने वाली एक खरबूजे की किस्म है और इसमें एक जो किस्म है वो पूसा मधुरस, और इसके साथ साथ एक इसकी जो विशेष किस्में बोल सकते हैं दुर्गापुर मधु, और इसके साथ साथ एक और इसकी जो अन्य किस्म है वो है पूसा रसराज। इसका फल जो है चिकना होता है, धारीदार रहित होता है, इसमें मतलब धारी नहीं रहती है, और गुदा जो है इसका मीठा होता है, और इसकी उपज लगभग 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हम ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने खरबूजा का अधिक उत्पादन देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद बात आती है कि आपको भूमि का चयन कर खेत की तैयारी करते हुए मिट्टी परीक्षण के आधार पर फसल में खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना होगा। तो हम इसमें बात करेंगे भूमि के चयन की। तो खरबूजे की खेती जो है उचित जल निकास वाली जो भूमि रहती है, जिसका पीएच मान लगभग 6 से 7 तक होना चाहिए, और एक चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना होता है कि इसमें जल भराव वाली स्थिति जो है नहीं बननी चाहिए, और इसको जो है एक बार मिट्टी पलट हल से अच्छी गहरी जुताई और इसके साथ साथ 2 से 3 बार कल्टीवेटर से अच्छी तरह से जुताई कर लें, मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा कर लें। अगर खरबूज की फसल में पोषण प्रबंधन की बात की जाए तो इसमें जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है 25 से 30 टन अच्छी पकी हुई गोबर की खाद के लिए सहायक होता है। और हम बात करें अगर रासायनिक खाद की, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की इसमें मात्रा जो है 80, 60 और 60, मतलब 80 किलो नाइट्रोजन और फास्फोरस 50 किलो और पोटास जो है 50 किलो की मात्रा इसमें देनी चाहिए। तो बेसल डोज में आप इसको नाइट्रोजन 25 से 30 किलो और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है आप बेसल डोज के रूप में डाल सकते हैं, और बाकी जो नाइट्रोजन की मात्रा बचती है तो उसको आप 2 भागों में बांटकर आप उसको भी दे सकते हैं। खरबूजा की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए बीज की मात्रा और बीजोपचार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, नहीं तो बीज अंकुरण के समय ही कीट और रोगों का प्रकोप हो जाता है। इसलिए आप बुआई से पहले बीजोपचार अवश्य कर लें। इसके बाद हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं खरबूजे की बुआई के पूर्व जो है हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या क्रियाएं करनी चाहिए। बीज दर जो है इसके लिए 4 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है प्रति हेक्टेयर की दर से। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है बीजोपचार। तो खरबूजे की फसल के जब हम बीज बोते हैं इसके लिए, तो बीजों को थायरम से जो है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हमको अच्छी तरीके से बीज उपचार कर लेना चाहिए, जिससे फफूंद जनित होने वाले रोगों से इसका बचाव किया जा सकता है। कर लेते हैं किसान भाइयों बीज को मतलब बोने की विधि की। तो सबसे पहले जो है एक उथला गड्ढा विधि की हम बात करें तो वो है 40 सेंटीमीटर व्यास के 45 सेंटीमीटर गहरे एक दूसरे से 1.5 से 2.5 मीटर की दूरी पर गड्ढे हम खोद लेते हैं,
और इसको 1 सप्ताह तक हम खुले रहने देते हैं। उसके बाद इसमें उचित जो खाद उर्वरक मिलाकर हम इसको भर देते हैं और फिर थाला बनाकर इसमें बीज 2.5 सेंटीमीटर बीज जो है थाला बनाकर महीन मृदा या गोबर की खाद से उसको ढक देते हैं और अंकुरण के बाद 2 पौधे छोड़ के शेष को उखाड़ लेते हैं। खरबूजा फसल की अच्छी बढ़वार और इससे अधिक उत्पादन लेने के लिए खरपतवारों का नियंत्रण और समय पर सिंचाई करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इन बिंदुओं पर समय से ध्यान नहीं देते हैं तो आपके खरबूजा के उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की, जल प्रबंधन की। तो खरबूजे की फसल, चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हल्की ज़मीन पे होती है या रेतीली भूमि पर इसकी खेती की जाती है, जब तक फसल 1 महीने की नहीं हो जाती तब तक लगातार आप 3 से 4 दिन के अंतराल में इसकी हल्की सिंचाई करते रहें और 1 महीने के बाद आप इसकी आवृत्ति बढ़ा सकते हैं, मतलब 6 से 7 दिन, 8 दिन के अंतराल में भी इसकी सिंचाई फिर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं फसल में खरपतवार प्रबंधन की। तो खरपतवार प्रबंधन का जो है विशेष महत्व होता है किसी भी फसल के लिए। तो किसान भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लगातार इसकी निंदाई गोड़ाई करते रहें, क्योंकि सिंचाई की आवश्यकता इसमें अधिक होती है तो खरपतवार भी अधिक उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें और लगातार निंदाई गोड़ाई करते रहें। तो किसान भाइयों, ये थी मेरे द्वारा बताई गई खरबूजे की खेती की कुछ विशेष बातें, जिनका आप ध्यान रख के आप खरबूजे की फसल का अधिक से अधिक उत्पादन ले। किसान भाइयों, अपने राज्य में फलों की खेती का दायरा बढ़ता जा रहा है और अपने राज्य के जिन किसानों ने मौसम्बी के बाग लगा रहे हैं, वे किसान मौसम्बी के बाग से अधिक फलोत्पादन के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान भाई, हमारे जो किसान भाई मौसमी फल लेते हैं, जो ये मौसमी फल खास करके ये नींबू वर्गीय फल है, जो नींबू वर्गीय फलों में एक है मौसमी फल। तो इसमें नींबू वर्गीय में जैसे संतरा है, मौसमी है, नींबू है, माल्टा है और ग्रेप भी इसी वर्ग में आता है। तो ये खास करके भारत में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ये नींबू का, खास करके भारत को नींबू के लिए मुख्य उत्पादक देश माना जाता है। सिंचाई मौसमी की खेती लगाने के बाद पौधे के स्तर होने के लिए 2 महीने लगते हैं। पौधों को लगाने के बाद नियमित पानी देना चाहिए। मौसमी की खेती में हो सके तो ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना चाहिए। पौधों को सर्द के मौसम में 10 से 15 दिन और ग्रीष्म में 5 से 10 दिन में हल्की सिंचाई करना चाहिए। खेत में बरसात का पानी का रुकाव ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। खास करके जब मौसमी फसल आप लगा चुके होते हैं तो आप देखते होंगे कि 1 वर्ष का अगर पौधा है तो उसमें आपको उपरिवेशन, कंपोस्ट और फर्टिलाइजर का करना है। तो कैसे आप करेंगे? खास करके किसान भाई, अगर कंपोस्ट और फर्टिलाइजर का उपरिवेशन सही समय पर और हमेशा करते हैं तो आपको मौसमी फसल का उत्पादन बहुत अच्छी मिलेगी। तो इसको ध्यान रखें। और 1 वर्ष का जब पौधा हो जाएगा तो 10 किलो कंपोस्ट, 125 ग्राम यानी कि 125 ग्राम यूरिया और 250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट की जरूरत होती है। और जब 2 साल का पौधा हो जाएगा तो 20 केजी कंपोस्ट, 250 ग्राम ये यूरिया और 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट की जरूरत होती है। उसी तरह उसको 10 ग्राम बढ़ाते जाएंगे तो अगर 3 साल का होगा तो 30 केजी कंपोस्ट की जरूरत पड़ेगी और 750 ग्राम जो है यूरिया की जरूरत पड़ेगा। ये 4 साल बेस्ट पौधा माना जाता है और यही हमेशा बरकरार रहता है। तो 40 केजी कंपोस्ट जो बेस्ट पौधा है उसमें रिकमेंडेशन है और 500 ग्राम यूरिया और 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसको पोटाश कहते हैं, वो 200 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से आप खेत में पौधे में डालेंगे तो आपका फसल हमेशा बरकरार रहेगा। इसलिए कि अगर फल लेते हैं, जब मौसमी पौधा लगाते हैं 150 दिन से 180 दिन में फल देना
तैयार होना शुरू हो जाता है और एक पौधे से 1000 से 1200 फल प्रति पौधे से मिलता है। मौसमी के बाग में खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए पौधों के आसपास 1 मीटर तक खुदाई भी करनी चाहिए। पौधों को आकार देना, मौसमी को छतरी का आकार देना चाहिए, जिसके लिए तने के 2.5 फीट से 4 से 6 टहनियाँ रखनी चाहिए। प्रथम वर्ष पौधों को लकड़ी की सहायता से सहारा भी देना चाहिए। अगर आप फर्टिलाइजर का, कंपोस्ट का प्रयोग समय से अगर ऑप्टिमम जो उसका अनुशंसित मात्रा है वो नहीं कर पाएंगे तो फल का डिटोरिएशन हो जाएगा, कम होते चला जाएगा और कम भी हो जाएगा। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इन सारी बातों पर ध्यान देके मौसमी फसल का अगर शस्य क्रिया करेंगे तो फसल आपका फल भी अच्छी मिलेगी। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रेवाड़ा, जिला पाली के कृषक अंकित सिंह ने। आप सिरोही बकरी की पहचान के बारे में जानकारी चाहते हैं तो अंकित सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। राजस्थान में सिरोही नस्ल की बकरी उत्तम नस्ल है और ये द्विप्रयोजनीय है। इस नस्ल के मुख्य लक्षण जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हल्का झोल होता है, ये इसका नस्ल का पहचान का मुख्य लक्षण है। दूसरा, इसके लीफी ईयर है जो कि पत्ते नुमा होते हैं। तीसरा, इसके जो सींग होते हैं वो थोड़े सर में गड़े हुए होते हैं। और चौथा, जो इसका पिछली टांगों का जो भाग है, टखना, वहाँ पर इसके जो बाल होते हैं ये गुच्छे नुमा होते हैं। ये सिरोही नस्ल की बकरी के लक्षण हैं। इस प्रकार से जब भी आप बकरी खरीदे तो इन लक्षणों को देखकर आप बकरी खरीदे। और ये भूरे रंग की भी होती है और भूरे धब्बेदार रंग की भी होती है। इसका जो मांस होता है ये उत्तम क्वालिटी का होता है। दूध उत्पादन भी ये 1 से 1.5 लीटर देती है। पशुपालक भाइयों, इसके प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से 4 से 6 घंटे तक आप इसको चराई कराए और तब आपको ज़्यादा लाभप्रद होगी बकरी पालन। स्टॉल फीडिंग भी आप कर सकते हैं, बकरी को अपने घर में ही पाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको 2 घंटे आप चराने के लिए जाते हैं तो इसके बहुत अच्छे बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। और इसके जो आहार है, आप तकरीबन प्रति बकरी जो दूध उत्पादन कर रही है उसको 300 से 400 ग्राम आप प्रतिदिन का दाना दे। और हरे चारे में आप जैसे रिजका है या आपके पास नीम की पत्तियां हैं इस समय, या सेजना की जो पत्तियां हैं वो आप इसको 1 से 2 किलो तक पत्तियां खिलाए। और आपके पास जैसे ग्वार का चारा है या लूम है वो आप आधा किलो से 1 किलो तक आप प्रतिदिन आप इनको खिलाए। बांट में आप तकरीबन 10 से 15 ग्राम आप नमक अवश्य रखें प्रति बकरी और 10 से 15 ग्राम ही आप मिनरल मिक्सर आप इसमें अवश्य रखें। तो विभिन्न तरह की किसी भी तरह की बीमारियां नहीं होगी और आपकी बकरी बिल्कुल स्वस्थ होगी। स्वास्थ्य प्रबंधन में आप जैसे ही आपके पास जो छोटी बकरी का बच्चा है वो जैसे ही 3 से 4 महीने का हो जाए तो आप उनको पहला टीका PPR का लगवाए। 3 वर्ष में 1 बार लगाते हैं। ऐसे ही फड़किया रोग के लिए ईटी का टीका लगाते हैं, ये भी प्रति वर्ष 1 बार लगाते हैं, साल में 1 बार ही लगवाए। और जो FMD का खुरपका मुंहपका रोग होता है उसका टीका साल में 2 बार आप लगाए। तो बकरियों में आप इस तरह के टीके लगाने से किसी भी तरह की ये तीनों तरह की बीमारियां पैदा नहीं होगी। और जब भी आप कहीं से नई बकरी खरीदे तो आप अपने नज़दीकी क्षेत्र से उसको प्राथमिकता दें। और अगर आपने 50 किलोमीटर दूर से बकरियां खरीदी है तो पहले ही आप जहां खरीदते हैं वहां पर आप टीकाकरण अवश्य करवा दें और 15 दिन बाद आप बकरी को अपने बाड़े पर आप लाइए। तो आपकी बकरियों में मोर्टिलिटी नहीं होगी और आपकी बकरियां बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।